नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। फ्रेंच बीन की खेती से अच्छी आय कमा रहे किसान से मुलाकात। पशुओं को लू से करें बचाव के उपाय। देश के बहुत से किसान भाई विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं और आज हम आपको हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के रहने वाले एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान भीम सिंह से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने 1 बीघा में फ्रेंच बीन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि किसान किस प्रकार से फ्रेंच बीन की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। मैं छोटा सा जिम्मेदार हूँ। ये बीन जो है 1 बीघे खेत में लगाई हुई। सबसे पहले हम जिसमें हल लगाते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन 15 के दिन हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम फिर इसमें गोबर वाली खाद मिक्स करके फिर डालते हैं और हल लगाते हैं। हम अशोका लीलैंड सीड्स को 1 किलो बीज हमने लगाया हुआ है इसमें, जो कि 24-25 फरवरी के लगभग हमने इसको लगाया। जब हम इसको लगाते हैं तो इसकी दूरी 2.5-3 फुट की दूरी रखते हैं, जो 10-12 दिन में जम जाती है ये। और इसमें कोई 20 के दिन बाद इसके बेड बनाते हैं हम। इसमें हम फिर बेड में जो है पानी पाइप से डालते हैं सुबह शाम, जो कि हमारे फसल के लिए ठीक रहे और हरियाई रहे। उसके बाद फिर छपाई शुरू करते हैं हम। थोड़ी खाद डालते हैं, यूरिया, और छपाई करते हैं। हमने अभी तक इसमें एक बारी छपाई के टाइम यूरिया खाद डाली है। इसमें कोई 10 किलो खाद डाली है हमने। उसके बाद फिर कोई 15 दिन के बाद इसको फिर हम खंबे वगैरह जो है इसमें सुतली वगैरह लगानी शुरू कर देते हैं। उसके बाद बस डोरियां बांध के फिर सिंचाई करते रहते सुबह शाम। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन की फसल में फली बेधक कीट के अलावा मोज़ेक और पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है। इसलिए ये किसान भाई इन कीट व्याधियों से अपनी फसल को बचाने के लिए समय समय पर फसल पर कई तरह की दवाओं का छिड़काव करते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं तो उसमें एक पंप में 20 लीटर के पंप में 50 ग्राम डाइथीम M45 पाते हैं और 15 ग्राम बीबिस्टिन पाते हैं और 25 ml जो है कीटनाशक जहर डालते हैं और उसका छिड़काव करते हैं हम शाम के टाइम या सुबह के टाइम। धूप पर नहीं करते क्योंकि उसमें फूल सूख जाता है। तब हमने ये बीन जो है 1 बीघे खेत में लगाई हुई, जिसमें कि हमारा खर्चा अभी तक 5,000 रुपया आ गया हुआ। इसमें हम 2-3 तड़ान कर चुके हैं इस टाइम। अभी तक शुरू में हमारी 75 रुपये गई थी, पहला तड़ान किया था जब, पर उस टाइम थोड़ी कम निकली थी। अब थोड़ी ज़्यादा लगी हुई निकलने, तो अब सबकी भी चल पड़ी। तो इसमें अब 65-60 के लगभग चला हुआ रेट प्रति किलो। लास्ट तक ये खराब ना हो तो शायद हो सके 14-15 तड़ान हो जाते इसमें, अगर टाइम से तोड़ी जाए।
किसान भाइयों, यदि इन किसान भाई की कुल आय व्यय की बात करें तो ये अपनी 1 बीघा प्रक्षेत्र पर लगी फ्रेंच बीन की फसल की 3 तुड़ाई से अभी तक कुल 2 कुंटल उपज ले चुके हैं। और जहां तक बाजार भाव की बात है तो इन्हें औसतन 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव मिला है। इस तरह अभी तक इन्हें 3 तुड़ान से लगभग 12,000 रुपए की कुल आमदनी हुई। और जहां तक लागत खर्च की बात है तो खेत की तैयारी, खाद उर्वरक, बीज की खरीदी, दवा, तुड़ाई और परिवहन इत्यादि को मिलाकर अभी तक कुल खर्चा 5,000 रुपए आया। इस तरह इन्हें 3 तुड़ान से अभी तक 7,000 रुपए का कुल शुद्ध मुनाफा हुआ। इस तरह किसान भाइयों, इन किसान भाई को आगे चलकर इस फसल से 12 से 13 कुंटल और उत्पादन मिलने की संभावना है, जिससे इनकी कुल आमदनी और बढ़ेगी। हमारे 1 बीघा के खेत में इस टाइम जिस हिसाब से रेट चला हुआ तो 15-18 क्विंटल बीन हो सकती है, और जो कि शायद 1 लाख के लगभग हो जाए, जिसमें हमारा खर्चा 10,000 लास्ट तक आ जाएगा। उसमें 90,000 हमारे को बच सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में मनुष्य का तो हाल बेहाल ही है, इसके साथ ही पशु पक्षी भी परेशान हैं। और यदि बात पशुओं की करें तो पशु इस तेज गर्मी के कारण लू की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं को गर्मी और लू से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। गर्मी बढ़ते ही हमारे साथ साथ पशु भी इसके प्रकोप से अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। पशुओं में उत्पादन में कमी होने लगती है, पशुओं को खाने पीने में दिक्कत होने लगती है, और कुछ बीमारी जो गर्मियों में ज़्यादा होती है वो भी इस समय कहर ढाने लगती है। तो गर्मियों से बचाव के लिए पशुओं के 2-3 चीज़ों में हम बदलाव करके, मैनेजमेंट में बदलाव करके गर्मी से होने वाली दिक्कतों को जो है कि हम लोग दूर कर सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, परंतु मौसमी विविधताओं का प्रभाव हमारे पशु की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और पशुपालकों की आर्थिक क्षति को भी कम कर सकते हैं। पशुओं को जैसे ही गर्मी शुरू होती है, हम लोगों को जो है कि पशु को समय रहते और दिन में खास करके उनको उनके घर में बंद करना चाहिए, और जो घर हवादार और खुला और हवादार होना चाहिए। घर की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए। और पशुओं को, एक पशु के लिए, एक गाय के लिए या भैंस के लिए हमको जो मिनिमम 8 वर्ग फीट जगह चाहिए वो अवश्य होना चाहिए। हम कम जगह में ज़्यादा पशु नहीं रखें, पहला चीज़। दूसरा, घर में अगर पंखा लगा सके तो काफ़ी अच्छा होगा, और ये काफ़ी पशु घर के आसपास हम वृक्ष भी लगाएं जो छायादार हो। हम लोग पशु जहाँ बांधते हैं उसके घर के ऊपर हम लोग पुआल रख दें, जिससे कि घर का तापमान कम रहे, और उसके ऊपर एक स्प्रिंकलर लगा सकते हैं जो कि बाजार में उपलब्ध है, जिससे कंटिन्यूअसली पानी का फ्लो छत पे रहता है और मकान ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में दुग्ध उत्पादन और पशुओं की शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए पशु आहार का महत्वपूर्ण योगदान है। पशु आहार में गर्मी के मौसम में हरे चारे का अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को उनके दूध उत्पादन के आधार पर दाना मिश्रण संतुलित मात्रा में खिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में पशु का उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन और खनिज लवण मिश्रण प्रति पशु को 50 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। आवासन के बाद हम आते हैं उनके पानी पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अन्य दिनों में हम पशु को सुबह शाम पानी पिलाते हैं, लेकिन गर्मी में हमको उनको 24 घंटे ठंडा और
फ्रेश और ताज़ा पानी जो है कि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बाज़ार में तरह तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, इलेक्ट्रोकेयर है, रेप्लिना है, इंटालाइट है या रिंटोज है। इसमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पशु में के पानी में उनको देना चाहिए, खास करके 10 बजे के बाद से पानी से, जिस समय तापमान बढ़ जाता है। पानी के बाद हम आते हैं उनके खान पान पे। खान पान में हम लोगों को थोड़ा सा कमी करना चाहिए। इस समय कंसंट्रेट फीडिंग, अनाज कम देना चाहिए और थोड़ा सा रफेज हमको बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य प्रबंधन। गर्मी के मौसम में पशुओं की बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है, जिसे देखरेख और खान पान संबंधी मुख्य बातों को ध्यान में रखने से पशुओं को बीमार होने से बचाया जा सकता है। लू लगना। इसका प्रमुख कारण गर्मी में तापमान का बढ़ जाना, वातावरण में गर्मी की अधिकता, पशु का गर्म हवा की चपेट में आ जाना, एक ही बाड़े में अधिक पशुओं को रखना, पशुशाला में हवा निकासी का उत्तम व्यवस्था न होना, कई ऐसे कारण हो सकते हैं। लू से प्रभावित पशु के लक्षण। पशु के शरीर के तापमान का बढ़ जाना, बेचैन होना, पसीना आना, लार गिरना, भोजन कम खाना, उत्पादन क्षमता में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बचाव के उपायों को समय पर अपनाकर पशु को लू से बचाया जा सकता है। पशुओं में होने वाली जो आमतौर पे बीमारियां हैं, जो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा वो लू लगने का। जैसे ही पशु दिन में या किसी भी समय उनको बाहर में रहना पड़ जाता है किसी कारण से और हीट एक्सपोजर हो जाता है, लू लग जाती है, तो उसके लक्षण जो हम लोगों को देखने को मिलता है, पशु के शरीर में का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है, वो 105-106 डिग्री तक हो जाता है और किसी भी तरह का दवा देने से जल्दी उतरता नहीं है। हम लोग उस समय उसको आम बुखार की तरह ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शियस बुखार की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को पशु को धोना है, सुबह शाम उसको ठंडे पानी से धोना है, टेम्परेचर कम करने की दवा देनी है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट देना है। इस समय हमको ये भी देखने को मिलता है कि पशु का मुंह से काफ़ी झाग निकलता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट या सोडा कह सकते हैं, वो और जो है कि कम हो जाता है उसके पशु के शरीर में, तो उसको भी इलेक्ट्रोलाइट देके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। पशु को भूख कम लगता है, इसके लिए हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लीवर टॉनिक देते हैं। महत्वपूर्ण बीमारी है वो समर मास्टाइटिस कहते हैं, ग्रीष्मकालीन थनैला कहते हैं, जो कि इस समय पशुओं में हो जाता है। उनका थन काफ़ी कड़ा हो जाता है और दूध में एक तरह से कहे कि खट्टा दूध या कहे कि फटा हुआ दूध निकलता है और मास्टाइटिस के वो सारे गुण दिखाई देते हैं जो मास्टाइटिस के समय होते हैं। तो इसका भी इलाज हम लोग उनको मिनरल मिक्सचर और कुछ स्पेसिफिक मिक्सचर, ये मेमेडियम पाउडर या मस्टिफास्ट पाउडर दे के हम लोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। दिन प्रतिदिन कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों के आविष्कार के चलते हमारे किसान भाइयों का रुझान भी इन यंत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो समय के साथ साथ श्रम की बचत होती है और दूसरी तरफ इससे कृषि लागत में भी कमी आती है। तो इन्हीं यंत्रों में से आज हम जानकारी लाए हैं पावर टिलर यंत्र के बारे में। तो ये पावर टिलर कैसे कार्य करता है और किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगाई, जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टिलर किसानों के काम को बहुत हद तक आसान बना देता है।
पावर टिलर भी एक बहुकार्यी कृषि यंत्र है। यह छोटे एवं मध्य आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए यह कृषि यंत्र उपयोगी है। यह 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई एवं महीनीकरण एक साथ करता है। इससे पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई तथा ढुलाई का काम लिया जाता है। पावर टिलर बहुत हल्का होता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पिड़ाई यंत्र से जोड़कर आसानी से चलाया जाता है। काम को बहुत हद तक आसान बना देता है। पावर टिलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं या दाम में भी कम है, जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपनी नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धार, जिला उदयपुर के कृषक शेखर सिंह ने। यह मछली पालन के लिए नए तालाब बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शेखर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आप लोगों को हम बताएंगे, अगर आप लोग मत्स्य पालन करने में इच्छुक हैं और अगर आप नए तालाब खनवाना चाहते हैं तो आपको कुछ ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि मत्स्य पालन तभी आपका सफलता मिलेगा अगर मछली का तालाब के प्रारूप एवं उसकी रूपरेखा को उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वो इसीलिए है क्योंकि जब आप मछली पालन करते हैं तो पहले मिट्टी का जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस समय आप क्या कीजिएगा, जब आप तालाब खनवा लेंगे तो 2 बाई 3 फीट का आप एक गड्ढा कर लेंगे तालाब के चारों ओर और एक बीच में एकदम सेंटर पॉइंट में। तो ऐसा गड्ढा बनाने के बाद उसका मिट्टी लेकर आप जांच कीजिएगा। जांच करने के बाद अगर आप देखते हैं कि मिट्टी के पीएच अगर 6 से 7.5 के अंदर है तो वो एकदम पर्याप्त है आपके मछली पालन के लिए। और जो मिट्टी है वो थोड़ा काला भूरा मिट्टी होना चाहिए, जिसमें आपका जो दोमट मिट्टी है, क्ले, सिल्ट और आपका रेत मिट्टी, ये तीनों चीज आप में उसमें होना चाहिए। तो ये कुछ चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थान का चयन। तालाब निर्माण के लिए स्थान का चयन करना एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण के लिए स्थान के चयन पर ही निर्भर करती है। तालाब के लिए स्थान का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। वो पहले आप एक बार ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व पश्चिम दिशा में आपको एक जगह नीचे तली ज़मीन को चूज़ करना है और ऐसे चूज़ करना है जो कि हमेशा दोमट या चिकनी मिट्टी। तो अगर इस टाइप का अगर मिट्टी है तो उससे क्या होता है, जो पानी है वो नीचे तली मतलब पोखर में रहेगा और आपके वाटर सीपेज कम होगा, तो तालाब में आपका हमेशा पानी भरा रहेगा। और साथ ही साथ पानी के निकासी के लिए और प्रवेश के लिए द्वार हमेशा रखना चाहिए। तो 2 तरीके का आप तालाब यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास साधन है आप वही उसी में इस्तेमाल कीजिए। मछली तालाब अगर आप पहले शुरू करना चाहते हैं तो 3 तरीके का तालाब ज़्यादातर देखा जाता है।
तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब छोटे तथा मौसमी होते हैं। इन नर्सरी तालाबों में 0 आकार से पौने आकार की मछलियों के बीजों का पालन किया जाता है। सामान्यतः इन तालाबों का आकार 0.1 से लेकर 0.4 हेक्टेयर और उनकी गहराई 1.0 से 1.5 मीटर तक की होती है, ताकि तालाब में मछलियों के बीजों का पालन बड़ी सहजता से किया जा सके। दूसरा है पालन या रेयरिंग तालाब। इन तालाबों में छोटी मछलियों फ्राई का परिपालन और संवर्धन किया जाता है। ऐसे तालाबों में अंगुलिकाएं फिंगरलिंग तैयार की जाती है। इन रेयरिंग तालाबों का आकार 0.4 से 0.1 हेक्टेयर तथा गहराई 1.5 से 2.0 मीटर होती है। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टॉकिंग तालाब। मछली पालन वाले तालाब आकार में बड़े होते हैं। ऐसे तालाबों का आकार और क्षेत्रफल 0.5 से 2.0 हेक्टेयर और गहराई 2.0 से 2.5 मीटर तक होता है तथा इन तालाबों में मछलियों का पालन उस समय तक किया जाता है जब तक कि वो पुष्ट या खाने योग्य न हो जाए। तो ये 3 तरीके का जो तालाब है, पहले जो नर्सरी तालाब के बारे में जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पर हम छोटे मछली जब प्रजनन के बाद जब मछली का अंडा प्रस्फुट होता है उसके 3-4 दिन के बाद उसको हम लोग स्पॉन कहलाते हैं। तो उसी स्पॉन को अगर हम लोग डालते हैं नर्सरी तालाब में तो 15 से 20 दिन में वो मछली आपका बन जाता है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के लंबाई में। तो उस तरीके का तालाब आपका छोटे आकार में होना चाहिए। उसके बाद जब वो फ्राई के, जैसे हम बोले थे कि नर्सरी तालाब स्पॉन हम डाल रहे हैं फ्राई में परिणत करने के लिए, जब वो मछली फ्राई बन गया है तो उसको 15 से 20 सेंटीमीटर तक अंगुलिका के लिए हम लोग रियरिंग यानी पोषण पालन तालाब में हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे और ये पालन करने में आपको लगभग 1 से 2 महीना लग जाएगा। तो उसके बाद आप वही मछली को जो कि अंगुलिका है उसको हम डाल देंगे संचयन तालाब में यानी ग्रो आउट तालाब में। इस तालाब सबसे ज्यादा बड़ा साइज का होना चाहिए और ये नर्सरी और रियरिंग से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 3 तरीके का तालाब। ये ध्यान रखिए कि जब आप तालाब खनवा रहे हैं तो उसका बांध और उसके जो स्लोपिंग है वो टिकाऊ हो, क्योंकि ज्यादातर नीचे तले जमीन में हम लोग मछली पालन करते हैं और बाढ़ के लिए या फिर पानी का जो वेट है वो कभी कभी क्या करता है नीचे जो मिट्टी को धसा देता है, तो सॉइल इरोशन होने का एक बहुत ज़्यादा चांसेस है और आपके अगर बांध टूट गया तो मछली पालन करने में दिक्कत होता है, क्योंकि आपका जो डेप्थ है मतलब गहराई है वो धीरे धीरे घट जाता है और पानी में बहुत ज़्यादा घुलित मतलब मिट्टी आ जाता है जिससे मछलियों में तकलीफ होता है। और ये ध्यान रखिए जब आप तालाब मतलब मछली पालन करते तो एक तो हो गया आप कहाँ पर मछली पालन करेंगे और किस तरीके का आपको मिट्टी देखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मार्केट में डिमांड क्या है। जैसे कि देखा गया है अभी ज़्यादातर जो किसान है वो हम लोग कार्प मछली यानी रोहू, कतला, नैनी, साथ ही साथ पंगास, तो वो इस पर्यावरण में मछली पालन आप कर सकते हैं कि नहीं, तभी उस मछली को आप चिन्हित कीजिए और उसको आप पालन के लिए प्रयास कीजिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।